अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट प्रैक्टिस टेस्ट 4 के केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में केमिस्ट्री पार्ट से दो चैप्टर इंक्लूडेड थे, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 82 से शुरू करते हैं कि फॉर द रिएक्शन ए गैस प्लस 2b गैस गिविंग सी गैस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर A 2 molar, B 1 molar, C 8 molar. What is the value of Kc? हमने Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है। हमने जस्ट Kc की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C डिवाइड बाय concentration of reactant A divide by concentration of reactant B square। इसका मैंने स्क्वायर इसलिए लिया बिकॉज इसका जो कोएफिशिएंट है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है वो 2 है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो C की जो कंसंट्रेशन है वो है 8 मोलर, A की जो कंसंट्रेशन है वो है जी 2 मोलर और B की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोलर। तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। सो करेक्ट आंसर हमारा है जी ऑप्शन बी 4, विच इज द वैल्यू ऑफ Kc। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Kc फॉर अ रिएक्शन A गैस प्लस B गैस गिविंग 2C इज 4, Kc वैल्यू हमें गिवन है। And if the equilibrium concentration of A and B are 2 mole per liter, so मुझे A की भी equilibrium concentration given है और B की भी equilibrium concentration given है, which is 2 molar each, which are reactant. Then the concentration of product C would be, जबकि हमें product की equilibrium concentration को calculate करना है। ये भी equilibrium constant expression से ही होगा। तो मैं इस reaction के लिए equilibrium constant expression लिख लेता हूँ, Kc, which is equal to the concentration of C square डिवाइड बाय A एंड B। अब इसमें हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। सो द वैल्यू ऑफ Kc इज 4, द वैल्यू ऑफ A इज 2, the value of B is also 2, इससे हमारे पास आ जाएगा 16। तो 16 मेरे पास C के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ C की वैल्यू क्या होगी? सो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट, इससे हमारे पास आ जाएगा 4 मोलर, यानी मोल पर डीएम क्यूब। ये C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी। सो द करेक्ट आंसर इज 4, ऑप्शन ए। In a reversible reaction, the catalyst lowers the activation energy. Reversible reaction में जो catalyst होता है वो activation energy को lower down कर देता है। Forward reaction only, forward as well as reverse reaction only, forward reaction but increase the for the reverse reaction। तो correct answer is B, क्योंकि जो catalyst होता है किसी भी reversible reaction में वो forward और reverse दोनों की activation energy को lower down कर देता है, जो positive catalyst होता है। अगर मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा कर दूं, सो लेट अस कंसीडर हियर वी हैव द एनर्जी एंड हियर द रिएक्शन प्रोग्रेस। ये जी रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। सो हमारे पास जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। लेट सपोज ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन जब हम, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये फॉरवर्ड के लिए हो जाएगी और ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी रिवर्स के लिए। लेकिन जब हम इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे सो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी वो ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो लो एनर्जी का होगा। तो वो फॉरवर्ड के लिए भी हो गया, रिवर्स के लिए भी, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनता है वही ट्रांजिशन स्टेट रिवर्स डायरेक्शन में भी बनता है। सो अब अगर हम एक्टिवेशन एनर्जीज को देखते हैं तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी नाउ इतनी होगी और रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी। सो यू कैन सी
अगर आप कंपैरिजन कर लें इन वैल्यूज का, इसको देखें और इसको देखें, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है ना, और रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई है। तो कैटालिस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। The unit of Kc for the following reaction H2 gas plus I2 gas giving 2HI is. So the answer is unitless. How? देखिए Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है जी Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या वी कैन राइट मोल पर लीटर डेल्टा एन। यहां पर डेल्टा एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स माइनस जो गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स, यानी इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं। सो यहां पर अगर इस रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट है गैसियस का वो है जी 2, माइनस एक रिएक्टेंट का भी 1 है, दूसरे का भी 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो जब यहां पर हम पुट कर लेंगे पावर 0 तो ये यूनिटलेस हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन की Kc वैल्यू का यूनिट नहीं होता। Excess of barium sulfate is dissolved, barium sulfate is dissolved in pure water at 25 degrees centigrade. If the Kp value is 1 × 10⁻−10, what is the concentration of barium ion in water? ठीक है, हमने बेरियम आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना है, हमें Kp की वैल्यू गिवन है। तो हम चलें इसको डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम से सॉल्व करते हैं। सो बेरियम सल्फेट, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये जितने मोल डिसॉल्व होगा उतनी हमारे पास बेरियम आयंस बनेंगे, उतनी हमारे पास सल्फेट आयन बनेंगे। तो चलिए ज्यूम कर लेते हैं कि इसका x मोलर डिसॉल्व हुआ है, तो ये भी हमारे पास x मोलर बन चुका होगा और ये भी x मोलर बन चुका होगा एट इक्विलिब्रियम इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब Kp किसके बराबर है जी? Kp बराबर होगी कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, और ये बराबर है 1 × 10⁻−10 की। चलिए बेरियम आयन की कंसंट्रेशन x है, सल्फेट आयन की भी x है, और ये होगा 1 × 10⁻−10। सो वी कैन राइट x² इज इक्वल टू 1 × 10⁻−10, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻−5 मोलर। तो ये बेरियम आयन की कंसंट्रेशन होगी। सो द आंसर इज 10⁻−5 मोलर। ये आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा साल्ट जो डिसोसिएट होकर एक केटायन और एक एनायन देता है, यानी 1:1 के साथ, इसको हम AB टाइप साल्ट कहते हैं, AB साल्ट। तो AB साल्ट के Kp और कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि Kp इज इक्वल टू मोलर सॉल्युबिलिटी स्क्वायर, या मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू Kp स्क्वायर रूट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि जितनी सॉल्युबिलिटी है बेरियम सल्फेट की उतनी ही कंसंट्रेशन बेरियम आयन की भी होगी। इन अगर बेरियम सल्फेट जितने मोलर मतलब उसका सोल्यूशन बना है सैचुरेटेड, तो उतनी कंसंट्रेशन बेरियम आयन की भी होगी। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻−10, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻−5 मोलर। तो हम इस तरीके से भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। The relation between Kp and Kc for the reaction is, Kp और Kc के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए Kp जो होता है दैट इज इक्वल टू Kc इंटू R गैस कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर डेल्टा एन। अगेन डेल्टा एन इज द डिफरेंस इन कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के लिए जब मैं डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करता हूं तो डेल्टा एन इसका आ जाएगा, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है 2, रिएक्टेंट का है 1 + 2 यानी 3, इससे आ जाएगा -1। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc
RT पावर -1। तो अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर -1। The equilibrium constant Kc for a certain reaction is very small. Okay, then the reactants are in large amount, products are in appreciable amount, reactants and products both are in appreciable amount. In such situation equilibrium cannot be obtained. तो चूंकि Kc वैल्यू है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, बिकॉज Kc वैल्यू इज ऑलवेज डिटरमिनेड एट इक्विलिब्रियम। सो द आंसर इज रिएक्टेंट इज वेरी लार्ज, क्योंकि हमें पता है कि Kc जो वैल्यू है वो बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड कि Kc का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ और इनवर्स रिलेशनशिप होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। तो अगर मेरे पास Kc वैल्यू बहुत स्मॉल आ रही है, 1 से बहुत स्मॉल आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे बहुत कम है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। सो द करेक्ट आंसर इज ए, रिएक्टेंट्स आर इन लार्ज अमाउंट। The reaction will proceed in the reverse direction to achieve equilibrium if QC is less than Kc, QC is equal to Kc, QC greater than Kc and QC is equal to Kc। अच्छा, अब QC क्या होता है? QC हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट को। देखिए Kc में जब हम प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशियो फाइंड कर लो उसको हम Kc बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पुट कर दें, इसको हम बोलते हैं जी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फिर इस रेशियो को हम QC बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट। और इससे हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में जाएगा टू अचीव इक्विलिब्रियम। इसके लिए अगर मेरे पास QC की जो वैल्यू है यहां पर कोई रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो रिवर्स में रिएक्शन कब जाएगा? जब QC की वैल्यू Kc से ज्यादा हो तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। हाउ? हमें ये कैसे पता चला? अगर QC की वैल्यू Kc से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन है ये ज्यादा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कम है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को ज्यादा करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसके लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन तब जाएगा जब उसकी QC की वैल्यू Kc से लार्ज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। और अगर QC की वैल्यू Kc के बराबर होती है तो फिर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, और अगर QC की वैल्यू Kc से कम होती है तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। A sparingly soluble salt having the general formula A2B3 has a solubility of 0.2 molar. Its Kp is given as, तो इसकी Kp वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखिए A2B3 जो साल्ट होगा जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हमें 2A आयन देगा और 3B आयंस देगा। देखिए A2 है तो A आयंस 2 प्रोड्यूस होंगे, अगर इसका एक मोल डिसोसिएट होगा, और B आयन 3 प्रोड्यूस होंगे। इनकी चार्जेस क्या होंगी? तो बेसिकली ये जो 3 होगा ये इसके चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 2 होगा ये इसके चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन सिंपली राइट A का चार्ज 3 प्लस हो जाएगा और B का चार्ज 2 माइनस हो जाएगा, अगर हम A को केटायन कंसिडर कर लें और B को एनायन कंसिडर कर लें। सो नाउ Kp solubility product that would be equal to the concentration of A 3 plus स्क्वायर कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B 2 माइनस पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, अच्छा तो चूंकि इसकी 0.2 मोलर डिसोसिएट हुआ है, 0.2 मोलर डिसोसिएट हुआ इक्विलिब्रियम तक,
तो मेरे पास ए आयन कितने बन चुके होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोलर यानी 0.4 मोलर, और बी कितने बन चुके होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोलर यानी 0.6 मोलर। तो अब इसमें ए की कंसंट्रेशन पुट कर लें 0.4 मोलर स्क्वायर और बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.6 मोलर पावर 3। तो अब ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में 0.4 मोलर स्क्वायर है और 0.6 मोलर पावर 3 है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 को डिस्कस करते हैं। द Kp ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 4 into 10 पावर -12, इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी इज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी यह डिस्कस किया हुआ है कि कैल्शियम फ्लोराइड ये एक Ab2 टाइप साल्ट है। तो इस तरह के साल्ट के लिए जो शॉर्टकट है Kp और सॉल्युबिलिटी का, कि Kp बराबर होगी 4s क्यूब के, Kp 4s क्यूब के बराबर होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, हमें मोलर सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी, s यहाँ पर मोलर सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे पास आ जाएगा मोलर सॉल्युबिलिटी इस Kp डिवाइड बाय 4 क्यूबिक रूट। तो Kp की वैल्यू है जी 4 into 10 पावर -12 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 1 into 10 पावर -12 क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट पावर 1/3 होता है, तो जब आप इसका पावर 1/3 ले लेंगे तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 into 10 पावर -4 मोलर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 into 10 पावर -4 मोलर। जब हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, सो ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है वो है 1 into 10 पावर -4 मोलर, विच इज द करेक्ट आंसर। Consider the following reaction at equilibrium. 2CO2 giving 2CO plus O2 delta H is positive. It means this reaction is endothermic in forward direction. The Chatelier's principle predicts that adding O2 to the reaction container well. अगर मैं O2 ऐड करता हूं तो देख ले, जब हम O2 ऐड करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम रिवर्स में आएगा। अकॉर्डिंग टू Chatelier's principle अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम रिवर्स में आएगा। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो जब ये रिवर्स में आएगा तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो ए इज द इनकरेक्ट आंसर। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ Kp, देखिए कंसंट्रेशन से Kp पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो Kc हो या Kp हो, वो कंसंट्रेशन या प्रेशर से इफेक्ट नहीं होता। इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यस, जो CO2 होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाएगा तो आफ्टर सम टाइम एक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पहले वाले इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बीकर कंटेन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम परक्लोरेट KClO4 को कहते हैं। इन पोटेशियम क्लोराइड KCl is added to this solution, some of the potassium perchlorate is precipitated। तो पोटेशियम परक्लोरेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया। तो देखें ये हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो ये डिसोसिएट होगा तो K+ बनेगा प्लस ClO4 नेगेटिव बनेगा। जब इसमें हमने KCl ऐड किया वो डिसोसिएट हो गया तो उसने भी K+ और Cl नेगेटिव दे दिया। सो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से चूंकि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये इक्विलिब्रियम रिवर्स में आ जाएगा और हमारे पास जो पोटेशियम क्लोरेट है ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। So now KClO4 is stronger electrolyte than KCl. No, अगर KClO4 strong electrolyte होता तो फिर ये KCl की solubility को suppress करता, इसकी solubility suppress नहीं होती। Solubility of KCl4 is greater than KCl. No, less होती है। Both KClO4 are highly soluble in water. ये दोनों की solubility ज्यादा है, लेकिन comparatively KCl is strong electrolyte than compared to KClO4। जो पोटेशियम क्लोराइड है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कंपेयर टू पोटेशियम क्लोरेट। Which of the following will not change the value of Kp? Increasing temperature, टेम्परेचर चेंज करने से Kp की वैल्यू अफेक्ट हो जाती है बिकॉज सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कॉमन आयन, नेचर ऑफ
सॉल्वेंट। सो एडिशन ऑफ कॉमन आयन, क्योंकि कॉमन आयन ऐड करने से जो कॉमन आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो अनकॉमन होगा न्यू इक्विलिब्रियम पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर which gaseous system does the equilibrium constant Kp have the same units as that of pressure? मतलब किस रिएक्शन के लिए Kp का यूनिट ATM होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, सो देखें Kp के यूनिट के लिए शॉर्टकट है कि ATM पावर डेल्टा एन। तो अगर Kp का यूनिट डेल्टा एन आ रहा है तो वो तब Kp का यूनिट ATM आ रहा है तो इसका मतलब है कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जब डेल्टा एन 1 हो जाएगा तो Kp का यूनिट प्रेशर का यूनिट यानी ATM हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा गिवन ऑप्शन में वो होगा जिसकी डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास आती है, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 2 है, रिएक्टेंट का 4 बनता है 3 + 1, इससे -2 आता है, तो ये तो नहीं है। दूसरे को देखते हैं, इसका जो डेल्टा एन है वो 2 - 2 यानी 0 आता है, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड पे कोएफिशिएंट्स 2 आ रहे हैं। तीसरे को अगर हम देखते हैं तो इसकी डेल्टा एन की वैल्यू, प्रोडक्ट साइड पे कोएफिशिएंट 2 है, रिएक्टेंट साइड पे कोएफिशिएंट 1 है, इससे आ जाएगा 1। यस, इस रिएक्शन के लिए जो Kp का यूनिट होगा वो प्रेशर का यूनिट होगा यानी ATM। For which gaseous reactions the equilibrium constant Kc have the unit of liter per mole? Liter per mole। अभी मैंने आपको बता दिया कि Kc का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट है मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन। तो वहां पर हमें बताया गया लीटर पर मोल, यानी इसका रिसिप्रोकल है। तो लीटर पर मोल कब आएगा, जब डेल्टा एन की वैल्यू -1 होगी। तो यह हो जाएगा Kc मोल पर लीटर पावर -1, इससे हमारे पास आ जाएगा Kc = लीटर पर मोल। तो हमारा ऑप्शन वो वाला होगा गिवन इक्वेशंस में जिसकी डेल्टा एन की वैल्यू -1 आती है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, इसका डेल्टा एन -2 आता है, तो ये तो आंसर नहीं है। इसका जो डेल्टा एन है वो 0 आता है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका जो डेल्टा एन है वो +1 आता है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं, इसका डेल्टा एन कैलकुलेट कर लूं, तो रिएक्टेंट साइड पे कोएफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 + 1 2 है यानी -1। तो यस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग PCl5 गैस, इस रिएक्शन की जो Kc का यूनिट होगा वो लीटर पर मोल होगा। If the ionic product IP is greater than Kp, precipitation will occur until the ionic product becomes equal to Kp। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए Kp लेट सपोज एक साल्ट है, लेट AgCl है, ये डिसोसिएट हो रहा है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया Ag++ Cl नेगेटिव। तो इसके लिए जो Kp होगा वो बराबर होगा सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन पुट कर दें Ag+ Cl नेगेटिव, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आप लोग नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। तो इसके प्रोडक्ट को हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Kp से ज्यादा है, इसका मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। तो इसलिए जो AgCl होगा वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और ये उस वक्त तक कम होगी जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Kp के बराबर हो जाएगी, यानी सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, तो उसके बाद मजीद प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। 1 mole of N2O4 is enclosed in a 2-liter container. If at equilibrium, the container has 0.5 mole of N2O5, the Kc of the reaction is। अब इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम 2 लीटर गिवन है, तो Kc वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड करना होगा।
सो यहाँ पर हमें बताया कि 1 मोल N2O4 is enclosed in 2 liter container. If the equilibrium contain 0.5 mole of N2O4, the Kc for the reaction is. तो देखें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे. N2O4 giving 2NO2. Now इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है जी? इनिशियल मोल से चले शुरू कर देते हैं फिलहाल. तो ये हमें दिया गया है जी 1 मोल इनिशियली. फिलहाल मैंने सिर्फ मोल लिखा और इसके मोल से इनिशियली 0. चेंज कितना आया है? तो हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर मेरे पास N2O4 मौजूद है 0.5 मोल. तो N2O4 हमारे पास 0.5 मोल मौजूद है. तो देखें हमने 1 मोल लिया था, उसमें से 0.5 मोल मौजूद है. तो मतलब चेंज कितना आ गया है? 0.5 मोल. ये चेंज आ गया. माइनस का मतलब डिक्रीज आ गया. नाउ बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है तो वो 2 मोल बनेंगे. तो अगर इसका 0.5 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो वो हमारे पास बन चुका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मोल यानी 1 मोल. तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो गया प्लस 1 मोल. सो नाउ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होगी? इक्विलिब्रियम में मोल्स कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स. ठीक है. इसकी इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स होंगे? 1 मोल. क्योंकि इनिशियली 0 थे तो बस जितने बन गए ये 0 प्लस 1 मीन्स 1. लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए. Kc के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं इन मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दूंगा. तो ये हो जाएगा 0.5 मोल डिवाइड बाय 2 लीटर. तो इससे आ जाएगा 0.25 मोलर यानी मोल पर डीएम क्यूब. और ये हो जाएगा 1 मोल डिवाइड बाय 2 लीटर. क्वेश्चन में हमें बताया गया है. इससे हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोलर. अब हम इनसे Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नाउ Kc इज इक्वल टू NO2 स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4. देखिए NO2 का मैंने स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो प्रोडक्ट का 2 है. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो Kc की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट का स्क्वायर यानी 0.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.25. तो 0.5 के स्क्वायर से भी 0.25 ही आता है. तो ये हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाय 0.25 यानी 1. तो Kc की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है. अब जब हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं सो ऑप्शन ए इज 1 विच इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0. सो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव. डेल्टा H इज पॉजिटिव मींस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड में एंडो है. So the pressure of CO2 at equilibrium can be increased by. तो अगर हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे बढ़ा लें तो हमें क्या करना होगा? हमें इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना होगा. तो वो फॉरवर्ड में कैसे शिफ्ट होगा? इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नो, क्योंकि सॉलिड के मास को कम ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. डिक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. नो, क्योंकि वो भी सॉलिड है. सॉलिड के मास में चेंज लाने से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर. यस, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा लें तो चूंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड में तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना शुरू हो जाएगा और हमारे पास जो न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उस पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा वो पहले वाले इक्विलिब्रियम यानी ओल्ड इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा. The Haber process is used to produce ammonia commercially according to the following equilibrium. प्लस हीट. देखिए प्लस हीट जब हम लिख लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है. तो मतलब डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शन. मतलब दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. Which of the following condition will produce the highest yield of ammonia? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अमोनिया का यील्ड ज्यादा आ जाए तो कौन सी कंडीशन सूटेबल होगी? तो देखिए अमोनिया का यील्ड कब ज्यादा आएगा? जब हम इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में पुश कर देंगे. ठीक है. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज. तो देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर ये बात ही गलत लिख दी है.
क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड। तो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट कर ले तो टेम्परेचर को तो कम रखना होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, यस, क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर भी सही है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ले चार्टियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में यानी एक्सो की तरफ जाएगा। और इंक्रीज इन प्रेशर, तो देख लें रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स ऑफ गैसेस हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के मोल्स कम होने की वजह से प्रोडक्ट कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा लेंगे तो अकॉर्डिंग टू ले चार्टियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होता है, जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे होता है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा और जो न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उस पर अमोनिया का यील्ड ओल्ड इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा। केस P of calcium chloride is 3.2 into 10 power minus 11. Its solubility in a saturated solution is, again कैल्शियम फ्लोराइड एक Ab2 टाइप साल्ट है, तो इसकी जो केस P और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप है दैट इज केस P is equal to 4s क्यूब। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू केस P डिवाइड बाय 4 क्यूबिक रूट। अब ये 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 11 है, तो अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, ये पॉइंट को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूं तो ये 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और पावर जो होगा वो 10 पावर माइनस 11 की बजाय माइनस 12 हो जाएगा। तो ये डेटा पुट कर दे यहाँ पे 3 इंटू 10 पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 4, 32 इंटू 10 पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 4 क्यूबिक रूट। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 32 बाई 4 से आ जाता है 8, सो 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 क्यूबिक रूट। अब जब आप इसका क्यूबिक रूट ले लेंगे तो 8 का क्यूबिक रूट 2 आता है और 10 पावर माइनस 12 का जो क्यूबिक रूट होता है वो 10 पावर माइनस 4 आता है मोलर। तो हमारा आंसर होगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर। सो अगर हम ऑप्शन की तरफ आ जाएं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर which is 2 into 10 power minus 4 molar. If the case P is this one, then the chemical formula of the salt is, तो देखें ये जो 3 होता है जो हम पावर में लिखते हैं ये कोएफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो m है यानी आयन, तो m के का जो सबस्क्रिप्ट होगा वो 3 होगा और x का जो सबस्क्रिप्ट होगा वो 2 होगा, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा तो ये 3m आयन देगा और 2x आयन देगा। और मैंने बताया कि चार्जेस के लिए आपने इसको क्रॉस कर देना है, तो m का चार्ज 2 प्लस हो जाएगा और x का चार्ज 3 माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसा साल्ट होगा जिसका जो फार्मूला होगा वो होगा जी M3X2। सो करेक्ट आंसर इज D, M3X2 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a buffer solution? HF and NaF, yes, it is a buffer, क्योंकि HF एक वीक एसिड है और सोडियम फ्लोराइड उसका साल्ट है जो कि स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करके बना है। कार्बनिक एसिड एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, yes, it is also a buffer. Ammonia and ammonium chloride, yes, it is also a buffer. Perchloric acid and potassium perchlorate, no, it is not a buffer system. Why? Because perchloric acid is a strong acid और strong acid चूंकि completely dissociate होता है तो उसका बफर प्रोड्यूस नहीं होता। Equal volumes of which mixture will act as a buffer? 1 molar HF plus 1 molar NaOH, 1 molar HF plus 2 molar NaOH, 2 molar HF plus 1 molar NaOH। अब ये जो क्वेश्चन है अक्सर बच्चे डायरेक्ट नन ऑफ दीज की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज वो ये सोचते हैं कि बफर जो होता है वो हमेशा वीक एसिड और उसके साल्ट से बनेगा, जबकि यहाँ पर तो इन्होंने सब ऑप्शंस में वीक एसिड दिया हुआ है और उसके साथ स्ट्रांग बेस दिया हुआ है, साल्ट नहीं दिया हुआ। तो देखें इस तरह नहीं है, जब ये रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्रोड्यूस कर लेगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास साल्ट हो सकता है और अगर एसिड वीक एसिड एक्सिस में है तो उसका कुछ एसिड भी बन रह जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास बफर के तौर पे एक्ट करेगा। तो चले आए इसको समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। मैं हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि HF plus NaOH giving
NaF प्लस H2O। तो देख लें, मैं पहले ऑप्शन ए की तरफ देखता हूं। यहां पर मैं HF की कंसंट्रेशन लिखूंगा, यहां पर मैं NaOH की कंसंट्रेशन लिखूंगा, और साथ में जो NaF बन रहा है प्रोडक्ट में, मैं उसकी कंसंट्रेशन लिख दूंगा। सो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, तो जब 1 मोलर HF रिएक्ट करेगा 1 मोलर NaOH के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो 1 मोलर HF और 1 मोलर NaOH दोनों स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में है ना, तो ये दोनों एक साथ कंज्यूम हो जाएंगे। तो रिएक्शन खत्म होने के बाद HF भी 0 होगा, NaOH भी 0 होगा, और NaF जो होगा ये मेरे पास 1 मोलर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, HF कंज्यूम हो चुका है, NaOH कंज्यूम हो चुका है, और सिर्फ सोडियम फ्लोराइड का सोल्यूशन रह जाएगा हमारे पास, विच विल नॉट एक्ट एज अ बफर। ऑप्शन बी को देखें, 1 मोलर HF है और 2 मोलर NaOH है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो 1 मोलर HF लिमिटिंग है, ये कंज्यूम हो जाएगा, और 2 मोलर NaOH में से 1 मोलर NaOH कंज्यूम होगा, 1 मोलर NaOH अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो 1 मोलर HF खत्म हो चुका होगा, इट वुड बी 0। NaOH में से 1 मोलर खत्म हो चुका होगा, 1 मोलर मौजूद होगा, 1 मोलर, और मेरे पास प्रोडक्ट में भी NaF बन चुका है 1 मोलर। तो अब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो मिक्सचर है ये NaOH और सोडियम फ्लोराइड का मिक्सचर है, जिसमें दोनों 1 मोलर मौजूद है, और ये बफर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और उसका साल्ट है। ऑप्शन सी की तरफ आ जाए। नाउ दिस टाइम वी हैव 2 मोलर HF, तो 2 मोलर HF है और 1 मोलर NaOH है। नाउ इस टाइम NaOH लिमिटिंग है और HF एक्सेस में है, तो रिएक्शन करने में 1 मोलर NaOH कंज्यूम हो जाएगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद NaOH 0 होगा, लेकिन जब 1 मोलर NaOH कंज्यूम होगा तो अपने साथ 1 मोलर HF को भी कंज्यूम कर देगा, जिसकी वजह से 1 मोलर HF रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मौजूद होगा क्योंकि ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। अब चूंकि 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HF कंज्यूम हो चुका है, तो प्रोडक्ट में 1 मोलर सोडियम फ्लोराइड बन चुका होगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है 1 मोलर HF और 1 मोलर सोडियम फ्लोराइड। तो देख ले, HF वीक एसिड हो गया और सोडियम फ्लोराइड उसका साल्ट हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके बना है। तो ये मिक्सचर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बफर के तौर पे एक्ट करेगा।